गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे। राष्ट्रपति की दो शक्तियां हमने पढ़ ली है, कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति। आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। न्यायिक शक्ति के साथ वित्तीय शक्ति पर हम चर्चा करेंगे। सैन्य शक्ति के बारे में भी चर्चा करेंगे। राजनयिक शक्ति और राजनयिक शक्ति के साथ आपातकालीन शक्तियाँ। तो आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, राजनयिक शक्ति व आपातकालीन शक्तियों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। यह राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है और इस शक्ति का जिक्र अनुच्छेद 143 में किया गया है। इसी के साथ राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद 124 है। आर्टिकल 124 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश के साथ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 217 के अनुसार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है हाई कोर्ट में। इसी के साथ साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण ट्रांसफ़र भी राष्ट्रपति करता है। ये भी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। अनुच्छेद 72 में आर्टिकल 72 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 72 ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति है और राष्ट्रपति को जो अक्षमादान की शक्ति है उसके अलग अलग प्रकार नीचे हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति किसी भी सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है और राष्ट्रपति फांसी की सज़ा को भी पूर्णतः माफ़ कर सकता है, अक्षमा कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी सज़ा का लघुकरण कर सकता है। जैसे कि अगर किसी को फांसी की सज़ा है उसको उम्र कैद में बदलना, लघुकरण भी राष्ट्रपति अक्षमादान की शक्ति में कर सकता है। इसके अलावा परिहार भी कर सकता है। परिहार से हमारा अभिप्राय है कि राष्ट्रपति समय में कमी कर सकता है। अगर किसी को 20 साल की सज़ा है उसका अवधि जो है वो कम कर देना, 10 साल की कर दे। इस प्रकार से राष्ट्रपति अक्षमादान की शक्ति में परिहार भी कर सकता है और पूर्णतः विराम भी लगा सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपंग हो गया है या कोई महिला जो कि गिरफ्तार है वो प्रेग्नेंट है, तो इस प्रकार से अगर कोई केस है तो उसमें सज़ा पर विराम लगा सकता है राष्ट्रपति। इसके अलावा पर विलंबन भी कर सकता है, उसमें देरी भी कर सकता है। तो आर्टिकल 72 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें राष्ट्रपति की अक्षमादान की शक्ति का जिक्र किया गया है और राष्ट्रपति अक्षमादान से संबंधित शक्तियों में
फांसी की सज़ा को पूर्णतः माफ़ कर सकता है, सज़ा में लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, विराम भी लगा सकता है। इसके अलावा उसमें परविलंबन भी कर सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रपति ये सारे के सारे जो कार्य हैं वो मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही करता है, यानी कि मंत्रिमंडल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति समाधान कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि दया याचिका एक ही बार डाली जा सकती है, एक से अधिक बार दया याचिका नहीं डाली जा सकती। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बाद हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स इस प्रकार है कि धन विधेयक को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। धन जो विधेयक है वो संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। और हमें पता है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और लोकसभा में रखने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा की तुलना में, क्योंकि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और उसके बाद ही राज्यसभा के पास भेजा जाता है। और राज्यसभा उसको अपने पास केवल 14 दिन रख सकती है। अगर 14 दिन में राज्यसभा ने धन विधेयक को पास कर दिया तो पास हो जाएगा, अगर पास नहीं किया फिर भी धन विधेयक क्या है, पास ही समझा जाता है। तो इस प्रकार से धन विधेयक के मामले में संसद का जो लोकसभा सदन है वो पावरफुल है, लोकसभा के पास ज़्यादा शक्ति है राज्यसभा की तुलना में। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में राज्य और केंद्र के बीच राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन कर सकता है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 280 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व के बंटवारा करना है, यानी कि केंद्र और राज्यों में जो राजस्व का बंटवारा है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के संविधान बनने के बाद 2 साल के अंदर अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाता है और उसके बाद हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 है। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में हम इस बात का भी जिक्र करते हैं कि राष्ट्रपति हर वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि हम कह सकते हैं केंद्रीय बजट जो नाम जो है वो संविधान में नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है और हम यहाँ समझने के लिए हम बजट कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति हर वर्ष केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग। यह भी राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 112 के तहत हर वर्ष बजट संसद के समक्ष रखवाता है, यह राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति है। इसके अलावा राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है और आकस्मिक निधि से संबंधित अनुच्छेद 267 है, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि से संबंधित है। इसके अलावा संचित निधि होती है, संचित निधि से संबंधित अनुच्छेद 266 है, अनुच्छेद 266 है और 267 आर्टिकल आकस्मिक निधि से संबंधित है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में, मिलिट्री पावर्स के बारे में। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। और इसके अलावा
राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीनों सेनाओं से हमारा अभिप्राय है जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है या राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा युद्ध की घोषणा और समाप्ति, दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा करना और उसको समाप्त करना, यह भी राष्ट्रपति की शक्ति है। हालांकि राष्ट्रपति ही युद्ध की घोषणा और समाप्ति का जो कार्य है, यानी कि घोषणा, जो युद्ध की घोषणा, युद्ध आरंभ की घोषणा और युद्ध को समाप्त की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भी राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति, डिप्लोमेटिक पावर, राष्ट्रपति के पास राजनयिक शक्तियाँ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। दूसरे देश के साथ हमारे जो ट्रीटी, जो संधि होते हैं, जो समझौते होते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। तो यह राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि व जो समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भी राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है। किसी देश में राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसी भी देश में, दूसरे देश में हमारे जो राजदूत होते हैं और जो उच्चायुक्त होते हैं, उच्चायुक्त से हमारा अभिप्राय है कि जो देश राष्ट्रमंडल के जो देश हैं उनमें जो राजदूत होते हैं उन्हें उच्चायुक्त कहा जाता है और दूसरे जो देश हैं उनमें राजदूत कहा जाता है। तो इस प्रकार से किसी देश में राजदूत और उच्चायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा दूसरे देश के जो राजदूत और उच्चायुक्त हैं उनका स्वागत भी राष्ट्रपति करते हैं। यह राष्ट्रपति की राजनयिक शक्ति है कि दूसरे देश के राजदूत और उच्चायुक्तों का स्वागत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ मुख्यतः 3 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है अगर राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है कि युद्ध, भारी आक्रमण या शस्त्र विद्रोह के कारण कोई संकट उत्पन्न हो गया है या संकट उत्पन्न होने की संभावना है। तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकता है। अनुच्छेद 352 राष्ट्र से संबंधित है, देश से संबंधित है। इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। अनुच्छेद 356 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रपति शासन की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा उस परिस्थिति में की जाएगी जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल हो जाती है। अगर राष्ट्रपति को यह आभास हो जाता है कि किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है तो उस राज्य में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू कर सकता है और राष्ट्रपति शासन लगा सकता है आर्टिकल 356 के द्वारा, और उस राज्य का पूरा प्रशासन राष्ट्रपति अपने नियंत्रण में कर सकता है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो आपातकालीन शक्ति है वह वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को अगर यह आभास हो जाए कि वित्तीय साख हमारी कमज़ोर हो गई है, खतरे में है, तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356
राज्यों में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है। राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 72। अभी हमने पढ़ा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। और राष्ट्रपति की जो अक्षमादान की शक्ति है उसमें अक्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, पूर्णतः परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, प्रतिविलंब कर सकता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को अक्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद 352 है, तो इसका सही आंसर आर्टिकल 352 है। राष्ट्रपति को आपात से संबंधित 3 शक्तियाँ हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। तो राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था अनुच्छेद 352 में की गई है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है, आर्टिकल 356। तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और कानून बनाना अनिवार्य हो जाए, तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आर्टिकल 123 है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका सही आंसर है 6 सप्ताह, 6 वीक के अंदर अंदर अध्यादेश जो है वो संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद रखा जाना अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का प्रमुख होता है, ये सही है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष पेश करता है, ये भी सही है। अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना की जा सकती है, ये गलत है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को चुनते हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर है सी। वित्तीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद 360 है। राष्ट्रपति को 3 प्रकार से आपातकालीन शक्तियां हैं, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र किया गया है और 356 में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है और 360 में वित्तीय आपात का जिक्र किया गया है। तो हमारा प्रश्न है वित्तीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 360। इसी के साथ हमारा राष्ट्रपति का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है।